अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर महत्वपूर्ण बातचीत की। इस बातचीत के दौरान ट्रंप ने गाजा पट्टी में जारी युद्ध को समाप्त करने की नेतन्याहू से अपील की। अब बताया जा रहा है कि ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में यानी क्लियर वर्ड्स में कह दिया है कि सिर्फ सीज फायर या बंदूकों की रिहाई ही समाधान नहीं है, बल्कि युद्ध को पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया है कि गाजा में शांति बहाल करने से अमेरिका के ईरान और सऊदी अरब के साथ चल रही कूटनीतिक बातचीत को सकारात्मक दिशा मिल सकती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु डील को लेकर भी चर्चा यानी वार्ता अभी भी जारी है, लेकिन उन्हें ईरान के हालिया प्रस्ताव से असहमति है। बावजूद इसके ट्रंप ने बातचीत के दरवाजे खुले रहने की बात कही और सैन्य टकराव से बचने पर जोर दिया। उन्होंने नेतन्याहू को सुझाव दिया है कि जब तक कूटनीतिक विकल्प संभव है तब तक सैन्य विकल्पों को टालना ही बेहतर होता है। बातचीत के दौरान नेतन्याहू ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ हमेशा एक विश्वसनीय सैन्य दबाव बनाए रखना जरूरी है। उनका मानना है कि ईरान पर दबाव ही उसे अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने को मजबूर करेगा। हालांकि ट्रंप ने दोहराया कि मौजूदा स्थिति में बातचीत और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ट्रंप के अनुसार यदि इजराइल गाजा युद्ध को समाप्त करता है और क्षेत्र में शांति कायम होती है तो यह पश्चिम एशिया में स्थिरता बहाल करने की दिशा में एक अहम महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे अमेरिका और अन्य अंतर्राष्ट्रीय पक्षों को ईरान के साथ समझौता करने का बेहतर अवसर मिलेगा। यह बातचीत ऐसे समय पर हुई जब पश्चिम एशिया में हालात बेहद तनावपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों पक्षों में संयम बरतने की अपील कर रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू की यह बातचीत एक महत्वपूर्ण संकेत मानी जा रही है कि युद्ध के समाधान के लिए कूटनीति अभी भी एक प्रभावी रास्ता है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में जो बातचीत हुई उससे जुड़ी यह बेहद महत्वपूर्ण खबर है। ईरान पर सैन्य हमलों को टालने पर भी जोर दिया जा रहा है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले को मंजूरी नहीं, इस प्रकार की बातें भी इस बातचीत में की गई हैं। इजराइल ने स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता यानी ग्रेटा थनबर्ग समेत 4 विदेशी कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया। ये सभी कार्यकर्ता इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट से फ्रांस के लिए रवाना हो गए। हालांकि अब भी 8 कार्यकर्ता इजरायली हिरासत में हैं। फिलिस्तीनी मूल के फ्रेंच कार्यकर्ता यानी रीमा हसन भी इसमें शामिल हैं। बाकी 8 कार्यकर्ताओं के नाम अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। सभी को गिबोन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। यह मामला 9 जून का है जब गाजा के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहे मैडलिन नामक जहाज पर इजरायली नौसेना ने एकाएक छापा मार दिया, चारों तरफ से उसे घेर लिया। इस जहाज पर 12 कार्यकर्ता मौजूद थे जो स्पेन, फ्रांस, स्वीडन और तुर्की से थे, जिनको हिरासत में लिया गया। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि इन कार्यकर्ताओं ने इजराइल के जल क्षेत्र में गैर कानूनी रूप से प्रवेश किया, जो एक सुरक्षा उल्लंघन में आता है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इन सभी को विकल्प दिया गया था कि वो डिपोटेशन दस्तावेजों पर साइन कर रिहा हो सकते हैं। ग्रेटा थनबर्ग समेत 4 कार्यकर्ताओं ने इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए, जबकि रीमा हसन समेत 8 ने साइन करने से इनकार कर दिया। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट और विदेश मंत्री ने इन कार्यकर्ताओं की मंशा पर सवाल उठाए और कहा कि हिरासत में लिए गए सभी लोगों को 7 अक्टूबर के हमास हमले की फुटेज दिखाई गई थी, लेकिन उन्होंने देखने से इनकार कर दिया। इस घटना को इजरायली अधिकारियों ने एक सुनियोजित प्रोपेगेंडा मिशन करार दिया। इस मानवीय मिशन की शुरुआत करने वाले संगठन फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन ने इजराइल की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। गाजा पर इजराइल की समुद्री नाकेबंदी अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है। संगठन के मुताबिक उनकी यात्रा पूरी तरह से शांतिपूर्ण और मानवीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से थी। हिरासत के बाद सभी कार्यकर्ताओं को अशदोद पोर्ट लाया गया, जो गाजा से मात्र 27 किलोमीटर दूर है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया जिसमें नौसेना द्वारा कार्यकर्ताओं को इजराइल लाते हुए देखा जा सकता है। इजराइल ने 4 कार्यकर्ताओं को रिहा किया, जिसमें ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल हैं, जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। दरअसल ये सभी लोग गाजा जा रहे थे, जो वहां पर लोग परेशान हैं उनकी मदद के लिए राहत सामग्रियां लेकर जा रहे थे, लेकिन पहले ही चेताया था। इजराइल ने ये नहीं माने, लेकर जा रहे थे। जहाज को चारों तरफ से स्पीड बोट से घेर लिया गया। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 की रिहाई हो गई है, बाकी 8 कार्यकर्ता अभी भी बंद हैं।
बढ़ेंगे आगे। अमेरिका में अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालने के सरकारी फैसले के खिलाफ शुरू हुए विरोध अब हिंसक दिखते हैं। देश के 12 राज्यों के 25 शहरों में प्रदर्शन भड़क चुके हैं। हालात सबसे ज्यादा लॉस एंजलिस में बिगड़े। 5 दिन से लगातार प्रदर्शन यहां जारी है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए लॉस एंजलिस की मेयर कैरन बेस ने शाम 6 बजे के बाद कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया पूरे शहर में। इसके साथ ही इमरजेंसी की घोषणा भी कर दी गई। न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, डलास, ऑस्टिन और टेक्सास जैसे प्रमुख शहरों में भी प्रदर्शन दिखाई दिए। प्रदर्शनकारी अमेरिका की अप्रवासी नीति में बदलाव की मांग कर रहे हैं। अब बताया यह जा रहा है कि प्रदर्शन अब सिर्फ नीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ जगहों पर हिंसक झड़पें दिखाई दी हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस में 4000 नेशनल गार्ड्स और 700 मरीन कमांडो तैनात कर दिए हैं। ट्रंप ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम विद्रोह कानून लागू करेंगे। पूरे बल के साथ हम निपटेंगे। पूरी ताकत यहां दिखाई जाएगी। इस कानून के तहत सरकार को हिंसा रोकने के लिए सेना का प्रयोग करने की अनुमति मिलती है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने भी प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। लॉस एंजलिस पुलिस ने 1100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें कि लॉस एंजलिस के कई हिस्सों में ताबड़तोड़ आगजनी, तोड़फोड़, दुकानों की लूट की घटनाएं सामने आई हैं। अगर हम 14 जून की बात करें तो 14 जून को वॉशिंगटन डीसी में होने वाली आर्मी परेड को लेकर भी ट्रंप ने कड़ा रुख अभी से अपना लिया है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी वहां प्रदर्शन करेगा उसे सेना का सामना करना पड़ेगा। इस दिन अमेरिका की सेना की 250वीं वर्षगांठ है और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का 79वां जन्मदिन भी। हिंसा के चलते अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। हालांकि लॉस एंजलिस में अब कुछ हद तक स्थिति काबू में आती दिख रही है, लेकिन बाकी राज्यों में तनाव बदस्तूर जारी है। अमेरिकी प्रशासन के सामने चुनौतियां कई हैं। चुनौती यह है कि वो कानून व्यवस्था को कायम रखते हुए लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा आखिर करे तो करे कैसे। अमेरिका में विरोध की आग किस प्रकार से फैली हुई है आप देख सकते हैं। कर्फ्यू गिरफ्तारी के बीच में हालात तनावपूर्ण हैं। लॉस एंजलिस में शाम 6 बजे के बाद कर्फ्यू का ऐलान किया गया। ट्रंप ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अगर ये चीजें जारी रही तो सुरक्षा बल पूरी तरीके से निपटेंगे और 14 तारीख को जो कार्यक्रम होने जा रहा है, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई हरकत हुई तो प्रदर्शनकारियों का सामना सेना से होगा और सेना का सामना उनको करना पड़ेगा अगर वो नहीं संभले तो। कनाडा समेत कई पश्चिमी देशों में सक्रिय खालिस्तानी संगठन लगातार भारत के खिलाफ अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। इनमें प्रमुख है सिख फॉर जस्टिस खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स और खालिस्तान टाइगर फोर्स और खालिस्तान कमांडो फोर्सेस भी शामिल हैं। ये सभी संगठन भारत में अशांति फैलाने की नापाक कोशिशें करते रहे हैं और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन इनको प्राप्त है और उन्हीं के इशारे पर ये अपना खालिस्तान वाला एजेंडा चलाते हैं। इन संगठनों का नेटवर्क कनाडा, UK, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में फैला हुआ है, जहां से ये डिजिटल माध्यम जैसे सोशल मीडिया, प्रवासी सिख समुदाय के माध्यम से भारत विरोधी प्रचार चलाते हैं। भारत सरकार ने इन सभी संगठनों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत प्रतिबंधित कर रखा है। इसके बावजूद ये संगठन विदेशी धरती का इस्तेमाल कर भारत में हिंसा, सांप्रदायिक तनाव और अस्थिरता पैदा करने की साजिश रचते हैं। खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस सबसे ज्यादा चर्चित नामों में से एक है। यह अमेरिका आधारित एक अलगाववादी ग्रुप है जिसकी स्थापना 2007 में इन खालिस्तानियों ने की थी। SFJ खुले तौर पर पंजाब को भारत से अलग कर एक स्वतंत्र सिख राष्ट्र यानी खालिस्तान बनाने की वकालत करता है। इस संगठन ने रेफरेंडम 2020 नामक एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जिसका उद्देश्य सिख प्रवासी समुदाय को भारत विरोधी एजेंडे से जोड़ना था। भारत सरकार ने जुलाई 2019 में SFJ को UAPA के तहत प्रतिबंधित कर दिया और 2020 में एक न्यायाधिकरण ने इस प्रतिबंध को सही भी ठहराया। 2024 में भारत सरकार ने इस संगठन पर लगे प्रतिबंध को 5 साल और एक्सटेंड यानी बढ़ा दिया। SFJ के प्रमुख गुरपंत सिंह पन्नू को भारत ने आतंकवादी घोषित कर रखा है। हाल ही में SFJ से जुड़े हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत कनाडा संबंधों में जबरदस्त तनाव भी दिखाई दिया था। बता आपको यह दें कि कनाडा में खालिस्तानी तत्वों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियां और भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं बढ़ी हैं। भारत ने कई बार
कनाडा से इस संगठन के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की मांग की, लेकिन अब तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो पाई है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां लगातार इन संगठनों की गतिविधियों पर नजरें जमाई हुई हैं ताकि किसी भी प्रकार की साजिश को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त खालिस्तानी संगठन कौन कौन से हैं, कनाडा बना साजिश की किस प्रकार से जमीन, वो भी हम आपको बता रहे हैं। भारत विरोधी मिशन को आईएसआई का किस प्रकार से समर्थन रहता है, ये आप समझ सकते हैं। पूरा आईएसआई के एजेंडे पे ये सारे खालिस्तानी संगठन काम करते हैं। कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने अपनी जड़ें जमा रखी हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा युद्ध अब केवल दो देशों तक सीमित नहीं रह गया है। एक बड़ा खुलासा करते हुए चेतावनी दी गई है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नजर अब सीधे नाटो पर है। यूक्रेन पर हमला पुतिन की बड़ी योजना का महज पहला चरण है और अब वो पश्चिमी देशों की एकता और सुरक्षा को परखने की तैयारी कर रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि पुतिन अब नाटो के सामूहिक रक्षा सिद्धांत की परीक्षा लेने की ओर बढ़ सकते हैं। इसका मतलब साफ है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि रूस सीधे टैंक लेकर पश्चिम देशों में घुस जाएगा, लेकिन चीजें बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि वो छोटे सैन्य और असैन्य हमलों के जरिए नाटो की प्रतिक्रिया को जांचेगा। ये रणनीति बहुत कुछ जो है वो 2014 में क्राइमिया पर कब्जे के दौरान इस्तेमाल की गई लिटिल ग्रीन मैन रणनीति इसे कहते हैं, जिसकी तरह ये भी दिखाई दे सकता है। बिना चिन्ह वाले सैनिक और नागरिकों की आड़ में रूस ने सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिया था। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने भी इस खतरे की गंभीरता को स्वीकारा है। उन्होंने लंदन में एक भाषण में कहा है कि अगर ब्रिटेन जैसे देश अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत नहीं करते हैं तो वहां के लोगों को भविष्य में रूसी भाषा सीखनी पड़ेगी। चेतावनी दी उन्होंने कि रूस 2030 तक नाटो देशों पर हमला करने की स्थिति में आ सकता है। खुफिया रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि रूस अब फिनलैंड की सीमा के पास 4 प्रमुख स्थान यानी कामेंका, पेट्रोजाउडस्क और सेवरोमास्क ओलेन सैन्य गतिविधियां इन तमाम शहरों में वो तेज कर रहा है। इन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में सैन्य हार्डवेयर्स और सैनिकों की तैनाती भी देखी गई, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पुतिन की योजना सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस हर रात यूक्रेन पर 500 से ज्यादा ड्रोन्स अटैक कर रहा है। हाल ही में कीव पर 315 मिसाइल और ड्रोन दागे गए, जिससे ओडेसा जैसे बड़े शहर बुरी तरीके से प्रभावित हुए। इस बढ़ती आक्रामकता ने पूरे यूरोप की स्थिरता को खतरे में डाल दिया है। रूस की नई रणनीति से यूरोप में किस प्रकार से खतरा बढ़ा, विशेष तौर पर नाटो कंट्रीज पर, वो आप इस खबर के माध्यम से देख सकते हैं। पुतिन की योजना नाटो को कमजोर करना है। बाल्टिक देशों में रूसी सैन्य हलचल जो है वो बढ़ गई है, एक चिंता की बात है। बढ़ेंगे आगे। मंगोलिया की राजधानी उलान बातर में चल रहे नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण ने भारत और मंगोलिया के बीच रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। यह द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के तहत अर्धशहरी और पर्वतीय क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी रणनीतिक सटीक स्पाइनिंग और शांति अभियानों पर केंद्रित है। उसका उद्देश्य दोनों सेनाओं की संचालनिक तत्परता और अंतर संचालनीयता को बढ़ाता है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये अभ्यास सैन्य रणनीति के आदान प्रदान के साथ सांस्कृतिक समझ को भी बढ़ाता है। भारत और मंगोलियाई सैनिक परस्पर अनुभव यानी अपने अपने एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं, जिससे आपसी विश्वास और दोस्ती मजबूत होती रहे। ये सहयोग क्षेत्रीय वार्ता और वैश्विक मानवीय मिशनों के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। नोमैडिक एलिफेंट ने केवल युद्धक प्रशिक्षण तक सीमित है, बल्कि ये बदलती सुरक्षा चुनौतियों के लिए संयुक्त तैयारियों की नींव भी रखता है। यह अभ्यास भारत मंगोलिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा कर रहा है, जो भविष्य में वैश्विक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। नोमैडिक एलिफेंट 2025 भारत मंगोलिया सैन्य अभ्यास आतंकवादी रोधी रणनीतियों पर भारत मंगोलिया सहयोग। उलान बातर में सैन्य अभ्यास की शुरुआत भारत मंगोलिया सांस्कृतिक और रणनीतिक साझेदारी से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण खबर है। हॉलीवुड की चकाचौंध और ग्लैमर के लिए मशहूर लॉस एंजलिस आजकल एक अलग ही वजह से सुर्खियों में है। बीते 4 दिनों से यह शहर हिंसा और प्रदर्शन की आग में झुलस रहा है। सड़कों पर गृह युद्ध जैसे हालात हैं, जहां हजारों प्रदर्शनकारी ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ उग्र हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ट्रंप प्रशासन के खिलाफ आक्रोश क्यों है
और क्यों लॉस एंजलिस ही इस हिंसा का केंद्र बना हुआ है? जवाब भी बहुत साफ है। डोनाल्ड ट्रंप की अवैध प्रवासी, खासकर अवैध मुस्लिम घुसपैठियों और उनके आपराधिक गतिविधियों जैसे ग्रूमिंग गैंग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई। ये कार्रवाई न केवल अमेरिका की संप्रभुता की रक्षा के लिए है, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक ताने बानों को मजबूत करने, उसे बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। लॉस एंजलिस जो न्यूयॉर्क के बाद अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, लंबे समय से अवैध प्रवासियों का गढ़ रहा है। इस शहर की 38 लाख की आबादी में 13 लाख से ज्यादा तो अवैध अप्रवासी हैं, जिनमें 48.6% लैटिनो और हिस्पैनिक समुदाय के लोग शामिल हैं। लेकिन इनके अलावा एक बड़ा हिस्सा उन अवैध मुस्लिम घुसपैठियों का है जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स यानी फर्जी दस्तावेजों और गैर कानूनी तरीकों से अमेरिका में घुस गए हैं। ये घुसपैठिए न केवल अमेरिका कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि कई मामलों में ग्रूमिंग गैंग्स, अन्य आपराधिक गतिविधियों में भी ये लिप्त पाए गए हैं। ये गैंग्स स्थानीय समुदाय, खासकर युवा लड़कियों को निशाना बनाते हैं, जिससे सामाजिक अस्थिरता और भय का माहौल पैदा होता है। ट्रंप प्रशासन ने इन खतरों को पहचानते हुए सख्त डिपोटेशन नीति लागू की है, जिसके तहत शुक्रवार से लॉस एंजलिस में बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू हुई। ट्रंप की इस नीति के तहत इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट यानी ICE ने फैशन डिस्ट्रिक्ट, कॉम्पटन और अन्य इलाकों में 118 अवैध प्रवासियों को हिरासत में ले लिया, जिनमें आपराधिक संगठनों से जुड़े लोग शामिल हैं। इन छापों ने अवैध प्रवासियों और उनके समर्थक, खासकर वामपंथी कार्यकर्ताओं और तथा कथित मानवाधिकार संगठनों में खलबली है। 8 जून को यह विरोध प्रदर्शन हिंसक झड़पों में तब्दील हो गया और ये जो झड़प रही वो बेहद हैरान कर देने वाली रही। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर आगजनी शुरू कर दी, वाहनों को जलाना शुरू कर दिया और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। लॉस एंजलिस की फेडरल बिल्डिंग इन प्रदर्शनों का केंद्र बनी, जहां अफवाह फैली कि हिरासत में लिए गए लोगों को वहां रखा गया है। लेकिन ट्रंप ने इस अराजकता के सामने झुकने के बजाय सख्त रुख अपनाया। 2000 नेशनल गार्ड्स और 700 मरीन सैनिकों को लॉस एंजलिस की सड़कों पर तैनात कर दिया गया। यह फैसला कैलिफोर्निया के डेमोक्रेटिक गवर्नर गैविन न्यूसम को नागवार भी गुजरा, जिन्होंने इसे गैर कानूनी और उकसावे वाली कार्रवाई बताया। लेकिन सच्चाई यह है कि न्यूसम जैसे नेता अवैध प्रवासियों को संरक्षण देकर अमेरिका की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। लॉस एंजलिस को पिछले साल नवंबर में सैंक्चुरी सिटी घोषित किया करना इसका जीता जागता एक प्रमाण भी है। अवैध प्रवासियों को और बढ़ावा दिया। ट्रंप का ये कदम क्यों जरूरी है? लॉस एंजलिस को अवैध प्रवासियों का हब माना जाता है, जहां न केवल लैटिन और हिस्पैनिक बल्कि अवैध मुस्लिम घुसपैठिए भी बड़ी संख्या में मौजूद है।